Deepu Chandra Das. Deepu Chandra Das is dragged out of his workplace, beaten in public, tied to a tree and burned alive by a mob. These revelations have sent shockwaves across the globe. हमारे जीवन का कड़वा सच ये है कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे वो बस एक जलती हुई चिंगारी है। कमी है तो बस किसी की माचिस जलाने की। ये लाइन मेरा नहीं है, ये लाइन मिल लिया है सालों पहले निकले एक वीडियो गेम की काल्पनिक पात्र यानी कि फिक्शनल कैरेक्टर से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभांकर, आप देख रहे डिजिटल कंटेंटिंग और मेरी तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में चल रहे दंगे और राइट्स के बारे में और ये जानेंगे कि कैसे इस टाइप की दंगों में खासकर माइनॉरिटीज अफेक्ट कर जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिए। ये वीडियो किसी पर्टिकुलर धर्म के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये वीडियो धार्मिक कट्टरता, हिंसा और एक स्टेट के फेलियर की बात कर रहा है। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 1, अनरेस्ट इन बांग्लादेश। आई एम श्योर कि आपको बांग्लादेश में हुए मॉब लिंचिंग के बारे में पता लग चुका होगा। हम लोग थोड़े आगे के अगर घटना देखें तो हमारे जो सनातन संप्रदाय का जो महिला या फिर जो हमारी बहन है उन लोगों को अपहरण किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या थी। बांग्लादेश में चल रही अस्थिरता का मेन कारण है स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट और उनके लीडर ओस्मान हादी की हत्या। दरअसल बात यह है कि जब शेख हसीना बांग्लादेश की पावर छोड़ के इंडिया आते हैं तब मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार बनाती है जिसने बांग्लादेश की कमान संभाली। वैसे कमान संभालना इस सिचुएशन में तो मैच नहीं कर रहा है, मतलब वो सरकारी क्या है जो अपने लोगों को कुछ ना लगता है। शेख हसीना जब पावर छोड़ के इंडिया आती है एज अ रेफ्यूजी तब हमने उन्हें शरण दी थी, लेकिन ये बात बांग्लादेश के लोगों को कुछ अच्छी लगी नहीं और तभी से लेके आज तक बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलने लग गई थी और इसी पॉलिटिकल गैप का फायदा उठाया पाकिस्तान ने इस दौरान बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते काफी अच्छी बनाए। और शॉकिंग बात यह है कि बांग्लादेश ने इस बात का पूरे दिल से स्वागत किया और इस नए संबंध का इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशन पे एक बुरा असर तब पड़ता है जब बांग्लादेश के नए हेड मोहम्मद यूनुस चाइना जाके ये कहते हैं, Seven sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. खुद का धंधा चल नहीं रहा है और चले आए दूसरों को गिराने। अब बात करते हैं बांग्लादेश में चल रहे अस्तित्व के बारे में। दरअसल इस बात की शुरुआत तब हुई थी जब शेख हसीना ने पावर छोड़ के इंडिया आई। इस दौरान बांग्लादेश में बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए जो इंडिया से डिमांड कर रहे थे कि शेख हसीना को वापस लौटा जाए वरना अंजाम बुरा होगा। और इन्हीं प्रोटेस्ट के स्टूडेंट लीडर थे ओस्मान हादी बांग्लादेश के चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के एक्टिव स्टूडेंट लीडर थे जिनका इन्फ्लुएंस खासकर यूथ में बहुत ज्यादा था। वो उन लोग में से थे जो सरकार के खिलाफ ओपनली बात करते थे, काफी बड़े रैलीज ऑर्गेनाइज करते थे और पॉलिटिकल नैरेटिव्स को शेप करते थे। और उनकी इसी बात की वजह से ओस्मान हादी सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट फिगर बन चुके थे। एक दिन जब ओस्मान हादी अपने घर के बाहर जाते अकेले तब बाइक पे सवार 2 लोग उनके ऊपर गोलियां चला देते और ओस्मान वहीं पे गिर जाते, लेकिन ओस्मान मरते नहीं। उनके सपोर्टर्स और उनके फॉलोअर्स उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं इलाज करने के लिए, लेकिन किस कारणवश उस हॉस्पिटल में भी उनका इलाज नहीं हो पाता। तब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उनकी ये कंडीशन देख उनको सिंगापुर भेज देती है। 6 घंटा दूर सिंगापुर भेजती है, 2 घंटा दूर इंडिया नहीं बल्कि सिंगापुर भेजती है, लेकिन कुछ कारणवश सिंगापुर पहुंचने के बाद भी उनका इलाज होता नहीं और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल नैरेटिव ये सेट होता है कि जिन लोगों ने ओस्मान हादी पे गोलियां चलाई वो बांग्लादेश की आवामी पार्टी के लोग थे जो उनके ऊपर गोली चलाने के बाद इंडिया फरार हुई। और यहीं पे आग भड़कती है। जब किसी भी देश का कानून कमजोर पड़ जाता है तब सबसे पहले टारगेट हो जाए उस देश के माइनॉरिटीज। पिछले कुछ दिनों में जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हुआ वो भारत के हिंदुओं को कतई एक्सेप्ट नहीं है। 23 दिसंबर 2025, 23 दिसंबर 2025 दीपू चंद्र दास जो कि एक बांग्लादेशी हिंदू थे उनको जिंदा जलाया जाता है पेड़ से लटका और पूरा क्राउड सिर्फ मोबाइल पे ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और फोटो सोशल मीडिया। दीपू चंद्र दास की गलती क्या थी कि वो एक हिंदू माइनॉरिटी है मुस्लिम मेजोरिटी देश में। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। दीपू चंद्र दास जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में सिर्फ एक मजदूर थे, उनकी हत्या इस वजह से करी गई कि क्योंकि मॉब को लगा कि शायद
शायद इस बंदे ने हमारे इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ तो उल्टा सीधा बोला है और वो चीज़ हमको कतई एक्सेप्ट नहीं है। हालांकि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि दीपू चंद्र दास ने ऐसा कुछ बताया था। दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ बांग्लादेश में वो एक जीता जागता सबूत है एक लॉ एंड ऑर्डर फेल हुए स्टेट का। पार्ट 2 रेडिकलाइजेशन। मैं आपको फिर से बात याद दिला दूं कि ये वीडियो किसी स्पेसिफिक धर्म के अगेंस्ट नहीं, लेकिन ये वीडियो धार्मिक कट्टरता और स्टेट के फेलियर की बात कर रहा है। आप यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली समझे, रेडिकल धर्म और एक शांतिपूर्ण धर्म दोनों एक ही पहलू के अलग अलग सिक्के। इतिहास गवाह है इस बात का कि जहाँ जहाँ पे एक धार्मिक कट्टरता आई है वहाँ पे नुकसान हुआ है। उदाहरण के तौर के लिए यूके। This is Christmas in London. Islamist mobs harassing British families in our own capital. Festive spaces being dominated by those who reject our traditions and values. Citizens can't even celebrate Christmas in peace in their country. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, Muslims ripping down American flags in New York City. That tells you where their mindset's at. Dream of every Muslim is simply to be treated the same as any other New Yorker. The Prophet says the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. Khalas, they're Muslims. We go. If they refuse, then we have to fight. But it pretty much shows you what they're planning to do to New York. उमर खालिद जो कि दिल्ली दंगों का आरोपी है और 5 साल से जेल में बंद है, इसे जमानत भी नहीं मिल पा रही है। उसके नाम जोहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर है, इसने एक पत्र लिखा है और इसको समर्थन दिया है। जोहरान ममदानी है, ये भी कोई दूध का धुला नहीं है। समय समय पर इसने हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। कभी वॉर क्रिमिनल कहा है, कभी मुसलमानों का मास स्लॉटर करने वाला कहा है। 2022 में जहां पर टाइम्स स्क्वायर में एक मॉब खड़े होकर के हिंदू कम्युनिटी को गाली दे रहा था, जिसमें उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, इस मॉब के साथ ये जोहरान ममदानी भी खड़ा था। जर्मनी। The immigrants are in Germany to make Germany an Islamic state. Muslims come from all over the world and say, this is now our land. Islam is not compatible with Western civilization. ये लोग अलग अलग देशों से माइग्रेंट बनकर इन देशों में आते हैं और फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन सब कुछ लेते हैं। जो देश इन्हें शरण देते हैं ये उसी पर कब्जा कर लेते हैं। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये कहावत इन पर बिल्कुल फिट बैठती है। इंडिया में जो वोक लिबरल्स मतलब ढोंगी, यानी कि जो घर के बाहर कभी निकले नहीं या तो अभी तक अंडे में ही है, अब उन्हें लगता है कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। तो मेरा उनसे एक सिंपल सवाल है, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी टेरर अटैक्स होते हैं ऐसा क्यों होता है कि वो सारे टेररिस्ट सिर्फ एक ही मजहब के होते हैं और आजकल तो वो सारे पढ़े लिखे निकल रहे हैं। तो आप इस बात को कब तक डिफेंड करोगे कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन? Islamic terrorists have carried out over 46,000 different terror attacks since September 2001. बांग्लादेश जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज भी है। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि बांग्लादेश में जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको बाहरी ताकतें कुछ अलग पार्ट पढ़ाती है और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि वो उसी चीज को आगे लेके जाते हैं। कुरान का हुक्म है, अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अब यहाँ पे रेडिकल इस्लाम के साथ प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट हियर टू पीसफुली को एग्जिस्ट विद ईच अदर, रादर ये चीज फॉलो करते हैं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और सबको उनको मानना चाहिए, और जो भी उनके अगेंस्ट जाके बात करता है उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने की परमिशन उनके किताब में उन्हें दी गई है। The Quran does not say go kill all these people. Actually, it does. No, it doesn't. Surah 9. Have you read it? Yes, ma'am. In fact, I have it in my back pocket. Surah 9:29, fight those who believe not in Allah, nor the last day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and his messenger, but impose jizya, which is submission, over the infidels. अब ऐसे रेडिकल सोच रखने वाले लोगों की वजह से आज पूरे दुनिया में उनके लोगों को शक की नजर से देखा जाता है। कोई उनको दोस्त नहीं बनाता और कोई उनके पास भी नहीं जाता, और ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। हिमांता बिस्वा शर्मा जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने आसाम के बढ़ते मुस्लिम पॉपुलेशन को देख आपत्ति जताई और उन्होंने आगे चल के आसाम में जितने भी मदरसा है उनके ऊपर बैन लगा दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस चीज का आसाम पे क्या असर पड़ता है और आगे चल के क्या होता है। यहाँ हमें समझना ये भी है कि बांग्लादेश जिसको 1971 ने इंडियन आर्मी ने बनाया था, आज
वो हमारा दुश्मन बना कैसे? 1971 में बांग्लादेश बना था भाषा के आधार पे और इस नए बने बांग्लादेश की कमान संभाली थी शेख मुजीबुर रहमान ने। लेकिन वक्त के साथ साथ बांग्लादेश की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बदलने लगी। मिलिट्री और सिक्योरिटी की जगह पे पॉलिटिक्स और धार्मिक कट्टरता आ गए। शेख मुजीबुर रहमान के जाने के बाद उनकी बेटी शेख हसीना ने बांग्लादेश की कमान संभाली और उन्होंने इंडिया के साथ अपने रिश्ते काफी मजबूत भी बनाए। लेकिन तब तक बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता ने अपनी जगह बना ली थी। हालांकि शेख हसीना के राज के दौरान बांग्लादेश में ऐसे धार्मिक कट्टरता की कोई जगह नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ एक प्रेशर कुकर था जो 2024 तक फटने के कगार पे आ चुका था। नेक्स्ट आता है चाइनीज फैक्टर। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने अपने रिलेशन चाइना के साथ भी काफी अच्छे से बनाए थे। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब किसी भी देश में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और उस दौरान अगर कोई भी बाहरी शक्ति अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करती है, तब धीरे धीरे उस देश में अराजकता आने लग जाती है। अराजकता मतलब टोटल कियोस, और उसी अराजकता का असर पड़ता है देश के लॉ एंड ऑर्डर पे और उसके फॉरेन रिलेशंस पे। अब बांग्लादेश के इसी बढ़ते आवाज को देख रशिया ने उनको समझाने की कोशिश करी थी। Historically, since 1971, but Bangladesh has gained the independence, mostly because of Egypt now as well. And Russia also supported in this regard, and shoulder to shoulder, India helped us a lot in this regard. मोटा मोटा इस डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू रशिया ने बड़े प्यार से बांग्लादेश को बोला गया है कि भूलो मत आप इस दुनिया में आए कैसे। पार्ट 3 ट्रेटर्स विदिन। वो बोलते हैं ना कि 100 में से एक ना एक खराब निकलता ही निकलता है। ये वो खराब लोग हैं और ऐसी पागल लोगों की नस्ल अमेरिका में भी है। Sharia law starts now. Absolutely. Zohran Mamdani, Islamic Caliphate, our brother in Islam, Islamic Caliphate of New York starts today. If I take off my hijab, I will be hanged with my hair by God. I'll get kicked out from school. I'll get lashes. I am a woman from the Middle East, scared of all the brutalities that I have experienced. The fear of millions of other women who lived under Sharia law in the Middle East is rational. I did just spend the last 3 years of my life living in London. Sadiq Khan closed down 38 police stations across London, despite crime being at a all-time high. I will tell you from personal experience, if you have not been paying attention to the news, take it from me. I felt very unsafe living in London. You cannot walk outside without a phone strap on your wrist, your phone connected to you, or someone will grab it out of your hand on an e-bike and run with it. Those crimes don't go reported. Under Sadiq Khan, the Muslim mayor, he is very similar to Zohran Mamdani, and he implemented a lot of the changes that Zohran would like to implement in New York, and London turned into Londonstan. ये काफी शर्मनाक बात है हमारे लिए कि हमने ऐसे लोगों को सेलिब्रिटीज बना के रख दिया है जिन्होंने हमें गाजा वॉर पे भर भर के ज्ञान दिया है, लेकिन जब बात अपने देश पे आई तो अचानक से मुंह बंद होने लग गया उनका। ये वही लोग हैं जिन्होंने गाजा वॉर के टाइम पे ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा करके इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली थी। लेकिन जब बात आई वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद पे, जहाँ पे बंगाली हिंदू को उनके घर से बाहर निकाला जा रहा था जबरदस्ती, तब इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। अरे थू है ऐसे लोगों की शोहरत पे। खुद के बर्तन नहीं हो रहे शाइन, करेंगे फ्री पैलेस्टाइन। इसलिए हमारे माँ बाप हमको बार बार कहते हैं कि चूज योर आइडल्स केयरफुली। ये काफी अनफॉर्चुनेट सा है कि अपने देश के नेता लोग अपना वोट बैंक बनाए रहे, इसलिए हमारे देश में वो धार्मिक कट्टरता को सपोर्ट भी करते हैं। भारत माता की जय बोलने पर 5 लोगों के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट की कर्नाटका पुलिस ने कर दी FIR। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। और अगर आप मुंबई में रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। बांगलादेशी रोहिंग्यांसाठी अस्लम शेख यांची मंगल प्रभात लोढांना जाहीर धमकी। भारतात बेकायदेशीर घुसखोरी करून राहणारे अवैध बांगलादेशी हे मविया आणि इंडिया आघाडीची वोट बँक आहेत। या वोट बँकेला कुठूनही धक्का लागतोय असं चित्र निर्माण झालं तर इंडिया आघाडीचे नेते पेटून उठतात। मुंबईत सध्या हे चित्र दिसतंय। उनकी संख्या 50% हो जाने के बाद नहीं तुम्हारी नींद धमाके से खुली ना,
तो बता दें। वेस्ट बंगाल में जब SIR की घोषणा हुई थी तो वहाँ की सरकार ने इस चीज का खुला विरोध किया था, वोट बैंक पॉलिटिक्स। अरे इन गधों को कौन बताएगा कि अगर सांप पालोगे ना एक तो उनको डसेगा ना। यहाँ पे हम चाइना और जापान से एक चीज जरूर सीख सकते हैं और वो है मास डिपोर्टेशन। दरअसल बात ये है कि चाइना और जापान बहुत पहले समझ गए थे कि अगर उनकी मेजोरिटी हमारे देश में आ गई तो हमारे देश का बेड़ा पार हो जाएगा, इसलिए उनके अगेंस्ट काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे हैं, जैसे कि ये। जापान में इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है। ये जानते हैं कि अगर यहाँ पर नहीं रोका गया तो इनकी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। 2023 से सुन्नी कुर्दों को जापान से बाहर निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को समझना ये जरूरी है कि जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी पे तब वो एक स्टेट के CM को नजरअंदाज करके अपना काम कर सकते हैं। आपके पास फोर्स है, आपके पास सब कुछ है, आप चाहते हो तो एक हफ्ते के अंदर पूरे इंडिया से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल सकते हो। आपके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखें। पार्ट 4, इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, हम जब दुकानदार के पास वो स्टेंसिल आती है ना इंडिया के मैप का, हम जब वो स्टेंसिल खरीदने जाते हैं तब दुकानदार बांग्लादेश का मैप फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा देश जिसको हमारे इंडियन आर्मी ने जन्म दिया था, आज अगर वो हमारा दुश्मन बन के बैठा है तो फर्क पड़ता है दोनों देशों के बॉर्डर सिक्योरिटी पे। आप यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, आज के जमाने का युद्ध सिर्फ बंदूक, तोप, पिस्तौल, नेवी, एयरफोर्स इसके ऊपर लिमिटेड नहीं है, बल्कि आज का युद्ध विचारधारा से शुरू होता है, यानी कि आइडियोलॉजी। कभी कभी एक पूरी एस्टेब्लिश सरकार गिराने के लिए एक छोटी सी बुरी विचारधारा भी काम कर देती है। देखो हमारे देश में फुकट का ज्ञान पेलने वाले लोग आपको बहुत मिलने वाले, और इसके भी ऊपर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सरकार को क्रिटिसाइज करने वाले नाकारे निकम्मे लोग आपको भर भर के मिलने वाले। आपको वो इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन उनको कोई काम नहीं दे रहा है और पूरे मीडिया स्पेस में कोई उनको खास डाल नहीं रहे, तो इसलिए खुद के ऊपर लाइमलाइट डालने के लिए सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे, जो कि उनका काम है, वो बखूबी करेंगे। आपको इसके ऊपर ध्यान देना है कि आप अपने सरकार को प्रॉपर्ली गाइड कैसे कर पा रहे हो अपनी देश को सिक्योर बनाए रखने के लिए। अभी आप शायद इस बात से अग्री कर सकते हो मेरे साथ कि हमारे लोग अगर चाहते हैं तो वो एक ताकतवर सरकार, एक ऐसी सरकार जो ऐसे लफंगों को बाहर का रास्ता दिखा सके, एक ऐसी सरकार जो हमारे इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे एक हायर स्टेटस दे सके, ऐसी सरकार जो काफी सनातनी हो। फिर वो चाहे छोटी मोटी गलतियां करे, ठीक है चलेगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म को कभी साथ ना छोड़े। और ये ही आपकी और हमारी रियलिटी है, और इसीलिए हमारे इंडिया में रूलिंग पार्टी के अलावा और कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है नहीं। Indians have had enough of this minority appeasing government जो खुद कभी प्रोग्रेस कर नहीं पाई और दूसरों के थ्रू भी कभी प्रोग्रेस अचीव किया नहीं। Indians will make sure that such government does not come into majority anytime in the near future। आज अगर वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हो रहा है अगर हम उसे इग्नोर कर देंगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जो बांग्लादेश में दीपो चंद्र दास के साथ हुआ वो हिंदुस्तान में हर घर में होने लग जाएगा, और वो काफ़ी डरावना मंजर होगा। गाइस थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए, मेरा वीडियो देखा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने का मौका मिला हो, सीखने का मौका मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो ताकि हमारा मैसेज बहुत लोगों के पास पहुँच सके। और चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर देना। ये आपके लिए भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये हमारे को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में अपने राय डाल देना। मैं ट्राई करता हूँ कि आपके सारे कॉमेंट्स को एक एक करके एड्रेस कर सकूँ। मेरा नाम है शुभंकर, आप देख रहे थे डिजिटली कंटेंट। मैं आपको मिलूंगा ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।